Hello, welcome, and assalamu alaikum. Welcome back to this beautiful channel of Jacobos Foundation classes. Myself Malik Ghazi Shaukat, and I am your physics teacher. Dear students, today we are back with another amazing session. और आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के कुछ MCQs का डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और सबसे पहला MCQ या सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज a spherical mirror एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल मिरर और एक थिन स्फेरिकल लेंस है. उन दोनों की फोकल लेंथ जो है वहीं से दी गई है. फोकल लेंथ कितनी बताई गई है? फोकल लेंथ बताई गई है -15 मीटर. यहां पे इस माइनस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. आपने बताना है कि अगर इस स्फेरिकल मिरर और इस थिन स्फेरिकल लेंस की फोकल लेंथ -15 मीटर है, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर हो सकता है और कौन सा लेंस हो सकता है, तो वही हमें बताना है. तो साइन कन्वेंशंस अगर आपको याद होंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो हम देखेंगे हमारे पास कितने कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं. दो टाइप्स के. एक है कॉनकेव और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉन्वेक्स. और हमारे पास है दो लेंसेज. एक है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस, और हमारे पास एक और लेंस है जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. हम इन चारों केसों में हम देखने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे क्या फोकल लेंथ हो सकती है, यहाँ पे और यहाँ पे उसका साइन क्या हो सकता है. तो एज यूजुअल आपको पता ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे पोल होगा, ये पोल. और इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो कहां की तरफ होती है? फोकल लेंथ फोकस कहां की तरफ होता है? यहां की तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पोल. तो फोकस यहां पे, जरा बोलो फोकल लेंथ क्या होगी? ये वाली फोकल लेंथ होगी. और फोकल लेंथ हम कहां से? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. तो पोल से यहां की तरफ की डिस्टेंस है, तो जरा बोलो फोकल लेंथ क्या होगी? यहां पे फोकल लेंथ यहां पे होगी नेगेटिव. यहां पे क्या होगी? यहां पे फिर से देखेंगे हम, फोकल लेंथ क्या होगी? ये पोल और इसका फोकस यहां की तरफ होता है. फोकल लेंथ, जरा बोलो फोकल लेंथ क्या होगी? पोल से राइट वर्ड्स की डिस्टेंस है, तो कौन सी डिस्टेंस लेते हैं हम इसको? पॉजिटिव. यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, फिर से ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर. जरा बोलो इसका फोकस कहां की तरफ होता है? यहां की तरफ. फोकल लेंथ भी यहीं की तरफ होगी. ये फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो यहां पे फोकल लेंथ यहां की तरफ. जरा बोलो फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. तो डिस्टेंस यहां की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव. जरा बोलो यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी? यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी? ये ऑप्टिकल सेंटर. और इसका फोकस जो है वो कहां की तरफ होता है? इसका फोकस होता है यहां की तरफ. फोकस यहां, तो ये फोकल लेंथ. जरा बोलो फोकल लेंथ ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर के राइट वर्ड जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? पॉजिटिव डिस्टेंस. तो यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव. जरा बोलो इन दो केसेस में अब फोकल लेंथ किस किस की नेगेटिव हो सकती है? एक तो कॉनकेव मिरर की हो सकती है और कॉनकेव लेंस की हो सकती है. वही ऑप्शन हमें यहां पे ढूंढना है. तो जरा बोलो कौन सा है? कॉनकेव मिरर. और लेंस कौन सा होना चाहिए? सॉरी, लेंस होना चाहिए था, ये यहां पे लिखना चाहिए था कॉनकेव लेंस. तो ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन चार केसों में फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव है और कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव है. सॉरी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव है. तो ये दो केसेस कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस. तो ध्यान रखेंगे आप, फोकल लेंथ किस केस में नेगेटिव है. ये सारा कहां से आप देख सकते हैं? या सारा आप देख सकते हैं. कॉनकेव मिरर की क्या होती है? पॉजिटिव.
Hello, welcome, and assalamu alaikum. Welcome back to this beautiful channel of Jacobos Foundation classes. Dear students, myself Malik Ghazi Shaukat, and as you know, I am your physics teacher. So, dear students, today we are back with another amazing session. और आज का जो ये सेशन है, it is physics 10th class का, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं MCQs, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस. आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ जो है वो है -15. दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? -15. वहीं से दी गई है. कितनी है फोकल लेंथ? दोनों की है -15 मीटर. वहीं से दिया है. आपने बताना है ये लेंस कौन सा हो सकता है या मिरर कौन सा हो सकता है, कौन से टाइप का मिरर हो सकता है और कौन से टाइप का लेंस हो सकता है. आपके पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है. जरा बोलो कौन कौन सा. आपके पास है कॉनकेव और आपके पास है दूसरा कॉन्वेक्स. और आपके पास दो लेंसेज हैं. एक है आपके पास कॉनकेव लेंस और दूसरा है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस. अब आप अगर यहां से देख सकते हैं, आपने अगर साइन का न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस पढ़े होंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. जरा यहां पे हम ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की. तो ये क्या हुआ? ये इसका पोल होगा और इसका फोकस जो है वो कहां की तरफ होता है? लेफ्टवर्ड्स. तो फोकस यहां की तरफ. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या होती है? उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. फोकल लेंथ कहेंगे तो फोकल लेंथ, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. तो यहां की डिस्टेंसेस जो लेफ्टवर्ड्स डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? नेगेटिव. तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव. ऐसे ही जब इसमें हम ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इसका पोल और इसका फोकस यहां की तरफ होता है. ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ. बट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. और पोल से राइट वर्ड्स डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव डिस्टेंसेस. तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? होगी पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ क्या थी? नेगेटिव. ये याद रखेंगे आप. इस वाले केस में फिर से क्या आप ड्रा करेंगे? आप ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकस जो होता है वो यहां की तरफ होता है. लेफ्टवर्ड्स होता है. अब लेफ्टवर्ड्स है, जरा बोलो यहां से यहां की डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब यहां ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्टवर्ड्स डिस्टेंस है. कौन सी इसका साइन क्या होगा? फोकल लेंथ का इसका साइन होगा नेगेटिव. इस वाले केस में अगर देखेंगे, इस वाले केस में ये ऑप्टिकल सेंटर पोल यहां की तरफ, और द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो यहां वाली राइटवर्ड्स वाली डिस्टेंसेस क्या होती है? पॉजिटिव. जरा बोलो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव. जरा अब यहां से अब आप देख सकते हैं किस किस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव है. एक तो कॉनकेव मिरर के केस में और कॉनकेव लेंस के केस में. कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस. अगर आप यहां पे ऑप्शन देखेंगे, आप कॉनकेव मिरर इज कॉनकेव, ये तो ठीक ही है. मिरर इज कॉनकेव और लेंस भी क्या होना चाहिए? कॉनकेव. बट यहां पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं. तो कॉनकेव मिरर क्या होना चाहिए? लेंस भी कॉनकेव और मिरर भी क्या होना चाहिए? कॉनकेव. तो पहले का ऑप्शन है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. क्वेश्चन में बताया गया है कि आप चाहे मिरर के सामने कहीं पे भी रहो या ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे इस मिरर के सामने, तो आपको ऑलवेज इरेक्ट इमेज मिलेगी. क्या मिलेगी? इरेक्ट इमेज मिलेगी. आपने बताना है ये मिरर कौन सा हो सकता है. जरा लगाओ दिमाग. किस केस में किस मिरर के वजह से ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनती है? आप कहेंगे सर एक तो प्लेन मिरर में ऑलवेज क्या बनती है? इरेक्ट इमेज. चाहे आप प्लेन मिरर के सामने कहीं पे भी बैठो. और दूसरा मिरर जो है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऑलवेज क्या बनती है? ऑलवेज बनती है इरेक्ट इमेज. तो इसका सही ऑप्शन है इधर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इरेक्ट इमेज ऑलवेज बनती है. इसके दो केसेस आपने पढ़े होंगे. ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनती है. प्लेन मिरर के केस में भी ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनती है. तो मिरर जो होना चाहिए या तो प्लेन हो सकता है या तो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। आपके पास एक रियर व्यू मिरर है जो गाड़ी में लगता है ना, साइड, जिसको हम साइड मिरर कहते हैं। वो साइड मिरर जो है, आपने बताना उसकी वजह से मैग्निफिकेशन क्या होगी। मैग्निफिकेशन वो इमेज बनाएगा और उस इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होगी, आपने ये बताना है। तो मैग्निफिकेशन आपको पता ही है किसके बराबर होती है। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। और दूसरी बात आप याद रखेंगे, इस वाले केस में कौन से, ये रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज क्या बनती है? ऑलवेज डिमिनिश्ड। ऑलवेज डिमिनिश्ड। अब ये डिमिनिश्ड इमेज है, जरा बोलो डिमिनिश्ड इमेज का मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है हाइट ऑफ इमेज से, जरा बोलो ये रेशियो क्या होगा? ये रेशियो ऑलवेज होगा लेस देन 1। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर या इन जनरल कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या होगी? ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो किससे लेस है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस है। तो इस दोनों का रेशियो क्या होगा? वो कम होगा। किससे? 1 से कम होगा। तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इसमें दो बातें और मैं ऐड करूंगा। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 ये कब पॉसिबल है? जब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 ये कब पॉसिबल है? जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो जगहों पे पॉसिबल है, ये वाला दो केसेस में पॉसिबल। एक तो प्लेन मिरर के केस में ऑलवेज हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का रेशियो निकालो तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी? 1। और दूसरा केस आपने पढ़ा होगा जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? दोनों क्या होंगी? एग्जैक्टली सेम होंगी, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 1। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, कुछ ये सिंबल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी, और अगर आपको बैटरी दिखानी होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये वाला आपने दिखाना है, ये वाली डायग्राम। तो ये वाला सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा। ये एक सिंगल सेल के लिए, ये बैटरी के लिए। ठीक। तो अगर आपने प्लग या की स्विच दिखानी है, सॉरी प्लग की या स्विच दिखानी है, तो आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अगर क्लोज स्विच दिखानी है तो ये, इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं स्विच को, ओपन स्विच, और यहां से ऐसे क्लोजर स्विच, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट यूजुअली हम सिंबल्स में ऐसा ही दिखाते। नेक्स्ट इज, अगर आपको वायर जॉइंट दिखाना है तो आप ये वाला सिंबल का यूज कर सकते हैं। अगर आपने वायर्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक प्लग को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रजिस्टर या रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है या रेहोस्टेट है, तब आप इस रजिस्टर को बनाओगे, फिर ऊपर से इस ऐसे एरो कुछ डालोगे, ऐसा यहाँ या ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ ऐसा। अगर आपने एमीमीटर दिखाना है सर्किट में, तो एमीमीटर का सिंबल ये वाला है। वोल्ट मीटर का सिंबल सेम ही है, बट यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे वी लिखना। Next is the resistance of the wire when the length of the wire increases 2 times. आपने बताना है, अगर आपको एक वायर दी गई है, उसकी हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं 2 टाइम्स, आपको बताना उसकी रेजिस्टेंस का क्या होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? अगर इंक्रीज होगी तो कितनी इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज होगी तो कितनी डिक्रीज होगी। तो हम लेते हैं एक वायर, हमारे पास एक वायर है, और फॉर एग्जांपल इस वायर की लेंथ जो है दैट इज L, और इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज R। रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? R लिखते हैं सीधे। ठीक। अब यहां पे बताया गया है कि इस वायर की जो लेंथ है वो हमने डबल किया, 2 टाइम्स इंक्रीज किए। जरा बोलो अब इसकी लेंथ क्या होगी? अब इसकी लेंथ है 12। आपको बताना इसका R क्या है, R डैश किसके बराबर है। फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस अब R डैश है, आपको बताना वो कितनी होगी। ठीक। यहां पे एक बात याद रखेंगे, हमने सिर्फ इस वायर की लेंथ को इंक्रीज किया है, इसके एरिया में कोई, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि एरिया का क्या हुआ या क्या, तो हम मानेंगे एरिया और बाकी कंडीशन जो है वो सारी सेम है, तो सिर्फ लेंथ को इंक्रीज किया गया है। अगर आपको पता होगा रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर होती है रो L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बोला था कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल होगी। तो R डैश किसके बराबर होगा? ये भी 2, यहां पे रेजिस्टेंस R थी तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 2R।
याद रखेंगे आप, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रो एल अपान ए। अगर आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब जितनी लेंथ से, जितने टाइम्स लेंथ को इंक्रीज करोगे उतनी टाइम्स रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स, 2l बना दिया, तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी, 2r। तो यहां से आप इस बात को याद रखेंगे, या यहां से इस पूरी एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, रेजिस्टेंस किसके बराबर, रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल, तो इसकी बिकम्स 2 टाइम्स, इसका आंसर यही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Heat produced in a current carrying wire is in 5 seconds is 60 joule. The same current is passed through another wire of half the resistance. ठीक, आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है, ठीक, इसके थ्रू हम एक करंट मूव करवा रहे हैं और यहां पे प्रोड्यूस हो रही है हीट 60 जूल्स। और कहा जा रहा है कि अगर आपके पास अब एक सेम वायर है और उसकी रेजिस्टेंस हाफ है, आपके पास एक सेम वायर है और उसकी रेजिस्टेंस इससे हाफ है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या होगी फिर आर अपान 2। करंट दोनों में सेम है, जितनी करंट यहां से जा रही है उतनी करंट यहाँ, फॉर एग्जांपल हम करंट को मानेंगे आई दोनों में, ठीक। तो यहां पे हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है 60 जूल, 60 जूल। आपको बताना है यहां पे एच डैश कितना होगा, ये वाली यहां पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर रेजिस्टेंस आर अपान 2 है। टाइम दोनों में सेम दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम वहीं से दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड के लिए हम यहां से भी करंट फ्लो करवा रहे हैं और 5 सेकंड में यहां। तो पहले हम हीट प्रोड्यूस के इक्वेशंस लिखते हैं, किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है, हीट बराबर होती है वी आई टी के, या हीट बराबर होती है वी स्क्वायर आर टी। तो ये 3 इक्वेशंस पहले आप याद रखेंगे, इन्हीं में से एक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली की बात करेंगे, पहली की बात करेंगे तो हीट वहीं से दी गई है 60, किसके बराबर होगी, आई करंट है, आई स्क्वायर, आर हमने खुद से ली है, और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक। अब दूसरे केस में हमें बताना है एच डैश के केस में, किसके बराबर होगी, आई तो सेम ही है, रेजिस्टेंस आर अपान 2 है, टाइम भी सेम ही है। आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, पहला डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको आंसर मिलेगा, ये बनेगा 60 अपान एच डैश, किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर कैंसिल, आर कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, तो यहां पे आपके पास रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड बाय 2, तो यह ऊपर जाके 2 बनेगा, तो ये बनेगा ऊपर जाके 2h डैश किसके बराबर है, 60 के बराबर, h डैश किसके बराबर आया, h डैश बराबर आया 30 के। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 30 जूल, 30 जूल। या तो आप सीधे इसको याद रख सकते हैं, या तो सॉल्व कर सकते हैं, या सीधे यहां पे अगर आप देखेंगे हीट किसके बराबर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतने ही टाइम्स हीट बढ़ेगी, जितनी रेजिस्टेंस घटेगी उतनी ही टाइम्स हीट घटेगी। जरा बोलो यहां पे रेजिस्टेंस कितनी घट रही है, हाफ हो रही है, रेजिस्टेंस हाफ हो रही है तो हीट भी कितनी होगी, हाफ होगी। तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितनी रेजिस्टेंस घटेगी उतनी हीट भी कम प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस हाफ तो हीट भी हाफ, पहले 60 अब क्या होगी 30। ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। The work done in moving a unit positive charge across 2 points in an electric circuit is a measure of, हाँ, तो एक यूनिट चार्ज को पोजीशन ए से पोजीशन बी, यहां से एक यूनिट चार्ज आपको ले जानी है यहां से यहां, तो एक यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर इन अ सर्किट, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे, ये रेजिस्टेंस है और दूसरा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, याद रखेंगे आप, किस किस पे, पहले मटेरियल पे, दूसरी बात किस पे, डायमेंशंस पे, डायमेंशंस में क्या क्या आता है, लेंथ और एरिया आता है, और तीसरी बात ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर,
ये याद रखेंगे आप। और ये जो रो है, रो मींस रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर। किस पे? मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये डायमेंशन इस पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे या ब्रेड्थ इंक्रीज करोगे या एरिया इंक्रीज करोगे तो इस रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज डायमेंशंस आर 1 यूनिट, जिसका एरिया भी 1 यूनिट है और जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट है। तो इसमें ये लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है रेजिस्टिविटी। तो ना लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना थिकनेस पे डिपेंड करेगी, ना शेप पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बात आप याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम उस रेजिस्टेंस को कहते हैं, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसकी लेंथ पहले से ही हमने बताई है 1 यूनिट और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने पहले से ही बताया 1 यूनिट। तो याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड। Next, the amount of heat energy produced in a 5 minutes by electric heater rated at 1000 watts. आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है, उसका पावर वहीं से दिया गया है कितना? 1000 वाट। 1000 वाट इसका पावर दिया गया है। तो आपको बताना है हीट कितनी जनरेट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर किसके बराबर होता है? पावर बराबर होता है हीट एनर्जी अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। सिंपल, इसको पहले एनर्जी लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है यहां पे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो मैं लिख सकता हूं इसको हीट अपॉन टाइम। तो यहां से आपको मिलेगी हीट किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम। पावर दिया गया है तो हीट किसके बराबर होगी? हीट बराबर है पावर वहीं से दिया गया 1000, टाइम कितना है? टाइम वहीं से दिया गया 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स को पहले आप क्या करोगे? कन्वर्ट किसमें? 5 मिनट्स को किसमें कन्वर्ट करोगे? सेकंड्स में। तो वो बनेगा 300 सेकंड्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट्स की बात हो रही है अभी, तो ये बनेगा 300 सेकंड्स। तो पावर किसके बराबर आएगा? हीट एनर्जी किसके बराबर आएगी? ये है जूल पर सेकेंड, तो वो है सेकंड, तो सेकंड कैंसिल, तो कितना आएगा? 3 इंटू 10 रेज पावर 5। ये है यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल। 3 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल, तो ये बनेगा 3 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल। तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक। 3 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल। तो यहां से आप ये याद रखेंगे, पावर और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप याद रखेंगे। पावर किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें यूज होती है? हीट एनर्जी में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H अपॉन टाइम। ये बात आप याद रखिए। There are 3 copper wires of length and cross sectional areas. आपके पास 3 कॉपर वायर्स। एक ये कॉपर वायर, इसकी लेंथ है L और एरिया है A। दूसरी जो है वो थोड़ी बड़ी है इससे, इसकी लेंथ वहीं से दी गई है, कितना है? लेंथ इसकी 2L है और इसका एरिया है A अपॉन 2। एरिया उससे कम है। तीसरी है जिसकी लेंथ कम है, जिसकी लेंथ बहुत कम है बट इसका एरिया डबल है। लेंथ L है और एरिया इसका कितना है? 2 टाइम्स है। आपको बताना है रेजिस्टिविटी इज, बोलो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा? रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो रेजिस्टिविटी मैंने अभी बताया आपको, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये रेजिस्टिविटी सारे केसेस में क्या होगी? सेम होगी, सेम इन द ऑल 3 केसेस, क्योंकि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो लगता है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, बोथ पे करता है, या लेंथ ऑफ द वायर पे करता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। तो दोनों पे डिपेंड करता है। अगर आप याद रखोगे इसको, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उस पे क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा। मैंने इसमें कंडक्टर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डाउनवर्ड्स है। फॉर एग्जांपल करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये करंट जो है ये इज इन द सरफेस ऑफ द बोर्ड, और ये जो वायर है ऊपर की तरफ जा रही है,
समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा, देखो अगर मैं आपसे बोलूंगा बोलो यहाँ पे फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो करंट ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड कहाँ की तरफ, फील्ड इनवर्ट्स, तो फोर्स पे यहाँ की तरफ लगेगा, फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, यहाँ की तरफ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखेंगे, ये जो है आपने इन 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलरली रखना है, बट ऑलवेज लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो ये करंट, सेंट्रल फिंगर जो है दैट इज करंट, ये 4 फिंगर जो है दैट इज फील्ड, और ये जो है ये थंब इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको यूज करेंगे, जरा बोलो करंट कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर, फील्ड कहाँ की तरफ, फील्ड इनवर्ट्स, और ये जो फोर्स है वो यहाँ की तरफ होगा। जरा बोलो अगर आप मैं इस डायरेक्शन इनवर्स कर दूं, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, करंट की डायरेक्शन में अगर अपोजिट कर दूं तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स है, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स, फील्ड इनवर्स, तो फोर्स कहां की तरफ लगेगा, यहां। तो ये तीनों दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा अब फिर यहां की तरफ, और इस पे फोर्स लगेगा यहां। ये बात आप याद रखेंगे, तो दोनों पे डिपेंड करता है। Which of the following statements is not correct about the magnetic field? इनमें से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सी बात गलत है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द कंटीन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, ये बात तो ठीक ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म कंटीन्यूअस कर्व्स, और कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे जाती है, साउथ पोल, और इनवर्ड्स मैग्नेट के अंदर ये जा रही है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये कंटीन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही बात है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये बात भी सही है। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो फ्रॉम ना, आउटसाइड कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और इनवर्ड्स अंदर मैग्नेट के अंदर जा रही है साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो ये वाला, ये बात आप याद रखिए। The direction of magnetic field around a straight conductor carrying current can be determined by, इनमें से कौन सा रूल हमें यह बताएगा, अगर यहां पे एक आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऑब्वियसली बात, उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम इनमें से कौन सा वाला रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना, लेंजेस लॉ, ये वाला रूल भी नहीं यूज कर सकते। तीसरा है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हाँ इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने थंब को, राइट हैंड का थंब जो है उसको डायरेक्शन ऑफ द करंट में रखोगे, और जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ ये फिंगर्स होगी वही डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर यहां की तरफ करंट जा रही है, मुझे बताना है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां की तरफ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थंब ऐसे रखूंगा, थंब को प्रोजेक्ट करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फील्ड को, और जो ये मेरे फिंगर्स हैं, फिंगर्स जहां की तरफ कर्ल हो रही हैं उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। which among of these are the main characteristics of fuse element? फ्यूज जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस है। ये सेफ्टी डिवाइस बनाने के लिए हमें किसी मटेरियल की जरूरत होती है, बट उस मटेरियल की कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही हमें बताने कि कौन सा इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज एलिमेंट की, वही बताना। उसकी कंडक्टिविटी हाई है, लो मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट बर्न ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ये वाला तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ये कभी मेल्ट नहीं होगा, तो करंट जो है वो सर्किट को डैमेज कर सकती है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो, तो आसानी से जब इसमें हीट प्रोडक्शन होगी, जब करंट ज्यादा फ्लो होगी, यहाँ पे हीट प्रोडक्शन ज्यादा, ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और करंट आगे बढ़ नहीं पाएगी, तो हमारा सर्किट जो है, हमारा होम जो है वो सेफ रहेगा। तो इस मटेरियल की खासियत यह है, जिस मटेरियल का ये फ्यूज बना होता है, इसकी मटेरियल की खासियत यह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। When white light enters a prism, it gets split into its constituent colors. This phenomena is called. Now, अच्छा, this is due to. अगर आपने ये पढ़ा ही होगा कि आपके पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे हम व्हाइट लाइट को फॉल करवाएंगे, तो क्या होता है, यहाँ पे ये लाइट जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन। आपको बताना है ऐसा क्यों होता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर,
Each color have same velocity in the prism. Prism material have high density scattering of light. ये भी गलत और ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। देखें, ये जो प्रिज्म का मटेरियल जो है ना, इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है और डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो इसकी वजह यही है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर पहला ही आएगा। द इमेज फॉर्मड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, हमारे ह्यूमन आई पे जो हमारी आई के अंदर जो रेटिना है उस पे जो इमेज बनती है, आपको बताना वो उसका नेचर क्या है। वो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, कि रियल एंड इरेक्ट होती है, कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। सिंपल है, रियल और इन्वर्टेड होती है। फिर हमारा ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है एज रियल और इरेक्ट इमेज, बट एक्चुअली में बनती है रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। The variation of the focal length to form a sharp image on the retina is called, जो हमारे आई के अंदर हमारी लेंस, आई लेंस जो होता है उसका एक मतलब उसके पास ये सख्त है, उसके पास ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। आपको बताना है जो वेरिएशन होती है फोकल लेंथ की हमारे आई लेंस की है, ताकि रेटिना पे क्लियर इमेज बने, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, उस पावर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड अकोमोडेशन। असल में पावर ऑफ अकोमोडेशन है, तो यहाँ पे अकोमोडेशन ही लिखा हुआ है, तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द आई वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई इज, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जहां से ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन की तरफ जाती है उस पे इमेज नहीं बन सकती, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। द पावर ऑफ लेंस इज -3.5D। द लेंस इज, आपके पास एक लेंस है, उसकी पावर जो है दैट इज -3.5D। अब अगर इसकी पावर -3.5D है, -3.5D है, जरा बताएं पावर किसके बराबर होती है? पावर बराबर होती है 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जिस लेंस की नेगेटिव होगी उसी का पावर तो नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ किस लेंस की नेगेटिव होती है? वो होती है कॉनकेव लेंस की। तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉनकेव लेंस। इसका आंसर क्या आएगा? कॉनकेव लेंस। यह बात समझ में आ रही है? पावर जो है यहाँ पे -3.5D दिया गया। पावर किसके बराबर होती है? 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव, वह उसका पावर ही नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ किस लेंस की नेगेटिव होती है? वो होती है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, तो उसका पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। इसका आंसर आएगा कॉनकेव। मिरर फार्मूला कौन सी है इसमें? मिरर फार्मूला जो है वो है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो आंसर सेकंड इसका करेक्ट है। द मिरर यूज्ड बाय ENT स्पेशलिस्ट। जो ENT मींस ईयर, नोज और थ्रोट के जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वो किस मिरर का यूज करते हैं? वो किस मिरर का यूज करते हैं? ये भी आपने पढ़ा है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वाला केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज बनती है क्या? इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्जड इमेज बनती है। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं फिर हमें अच्छी तरह से एग्जामिन कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एज इट्स प्रिंसिपल फोकस, द इमेज विल बी फॉर्मड एट। एक ऑब्जेक्ट है, मैं बनाऊंगा कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस। आपको बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहां पे प्लेस किया हुआ है? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे किया, मतलब रखा हुआ है। तो इमेज कहां पे बनेगी? ऑब्वियस सी बात, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है इमेज बनती है फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी वो यहां से पैरेलली जाएंगी, और पैरेलली जो रेज जा रही है वो कहां पे मीट होंगी? इंफिनिटी पे। तो इसका आंसर आएगा इंफिनिटी। ठीक, ये रिवर्स केस है। जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाता है? इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां पे बनती है? फोकस पे। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हिच एंगल इज ग्रेटर? एक रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? एक रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। यहां पे ये क्या है? नॉर्मल। रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम से कहां की तरफ जा रही है? रियर मीडियम। जरा बोलो, जब डेंसर से रियर जा रही है तो रे ऑफ लाइट कहां की तरफ बेंड होती है? ये बेंड होती है
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, जरा बोलो बड़ी कौन सी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ी होती है। विच एंगल इज ग्रेटर, वो कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां की तरफ बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट, आपके अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाइल लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आपकी आई के बहुत ज्यादा नजदीक है कोई ऑब्जेक्ट, द मसल, कौन सी मसल, जो सिलरी मसल किसके साथ, जो किसका फोकल लेंथ को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, आई लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। नेक्स्ट, व्हाइल लुकिंग एट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आपके आई के नजदीक जो ऑब्जेक्ट है, अभी बहुत ज्यादा नजदीक है आपके आई की, द मसल, द मसल्स, कौन सी मसल, जिसको हम कहते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। आपको बताना, इतना ही बताना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये सिलरी मसल्स जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा आई के, वो रिलैक्स करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, वही बताना आपने। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा नजदीक होता है ना हमारी आई का, आई के, तो ये सिलरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और दूसरी बात, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है फोकल लेंथ क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। फोकल लेंथ किसके, लेंस की डिक्रीज होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो इसकी पावर क्या होगी, पावर इंक्रीज होगी। पावर इंक्रीज होगी तो ये रेज ऑफ लाइट को अच्छी तरह से बेंड करवा सकता है, कहां पे, रेटिना पे। और जब वो रेटिना पे मीट होंगी तो वहां पे अच्छी तरह से इमेज बनेगी। तो इसका आंसर आएगा कॉन्ट्रैक्ट्स और डिक्रीजेस द फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If the magnification of a lens has negative value, the image is, आपके पास लेंस है, दो लेंस, दो टाइप्स के लेंस हैं, बहुत सारे होते हैं, तो यहां पे आपको दो ही पढ़ने। लेंस कौन कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। आपको बोला गया है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो है वो नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। आपने बताना कि इमेज कौन सी होगी, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इमेज कौन सी है, इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। क्यों होगी रियल और इन्वर्टेड, जरा देखो। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज का तो डाउनवर्ड्स है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या ली जाएगी, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव। दोनों का रेशो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इमेज क्या होनी चाहिए, एक तो इन्वर्टेड, ऑब्वियसली बात इन्वर्टेड। बट इन्वर्टेड इमेज कब बनती है, जब वो रियल होती है। तो इसका आंसर आएगा रियल और इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट इज रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू आर मोर। रियल इमेज कब बनती है, जब दो या दो से ज्यादा रेज, रिफ्लेक्टेड रेज मीट, वेरी गुड, ये क्वेश्चन, ये तो आंसर आएगा। रिफ्रैक्टेड रेज मीट, ये भी आएगा। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट ना, जब अपीयर टू मीट होगी तब बनती है वर्चुअल इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, तो याद रखेंगे आप, जब रेज ऑफ लाइट, जब रेज ऑफ लाइट, रियल इमेज कब बनती है, जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन मीट, एक्चुअली मीट, तब हम उसको तब बनती है रियल इमेज। इफ दे अपीयर टू मीट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो याद रखेंगे आप, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में मीट हो रही है, तो इमेज क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। A ray of light coming along radius of curvature after reflection from concave mirror। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका फोकस, सॉरी पोल, ये इसका फोकस, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बताएगा एक रे ऑफ लाइट आ रही है और जा रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है। आपको बताना है ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली बात, आपने केसेस पढ़े होंगे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस पाथ करेगी, पासेस थ्रू फोकस, हाँ ये पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो वो कहां की तरफ जा रही है, वापस रिट्रेस करेगी इट इज पाथ। नेक्स्ट, एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव ना। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स,
कॉनकेव मिरर कहां की तरफ, फोकस यहाँ की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे फोकस कहां की तरफ, यहाँ की तरफ, तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ, ये फोकस इसका, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। तो कॉनकेव लेंथ, कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव नहीं होगी, कॉन्वेक्स मिरर की नेगेटिव नहीं होगी। फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेव मिरर पॉजिटिव, ये तो भी नहीं हो सकता। फोकल लेंथ ऑफ बोथ, ये भी गलत है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, वेरी गुड, एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये करेक्ट आंसर है। Next is the velocity of light in air and glass is 3 into 10 raised power. ये असल में 3 into 10 raised power 8 meter per second and 2 into 10 raised power 8 meter per second respectively. What is the refractive index of glass with respect to air? Simple सा क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे आप बनाएंगे, ये एयर है और ये वाटर, एक रे ऑफ लाइट जा रही है यहां से यहां, ये नॉर्मल कहां की तरफ बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर और ये रियर मीडियम। वहीं से बताया गया है यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसको सी से डिनोट किया जाता है असल में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी 1 किसके बराबर है, 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी है, 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। आपको आप बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर किसके बराबर होगा, रेशियो ऑफ द स्पीड्स, वो क्या आएगा, 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10 power 8 कैंसिल, तो ये आएगा एन refractive index of water with respect to air आएगा 3/2, that is 1.5, तो करेक्ट आंसर इज 1.5। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना इन दोनों का रेशियो निकालना है। रिफ्रैक्टिव, अगर ये बताया गया होता व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तब आपको ये डिवाइडेड बाय ये करना, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस इज -40, इट्स फोकल लेंथ इज, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको वहीं से दिया गया है कि एक लेंस का जो पावर है दैट इज -40, जरा बोलो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पावर किसके बराबर होती है, 1 फोकल लेंथ, पावर वहीं से दिया गया 40 किसके बराबर, 1 फोकल लेंथ, जरा बोलो पावर फोकल लेंथ किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ आएगी 1/40, -40 है तो यहाँ पे आएगा -40, तो फोकल लेंथ क्या आएगी 1/-40। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा इसकी फोकल लेंथ, 1/40 को सॉल्व करो वो आएगा तकरीबन 0.25 मीटर। इसको कर सकते हैं, फोकल लेंथ किसके बराबर, -1/40, 1/40 जब आप लिखोगे ये आएगा 1/4, ऊपर जाके ये बनेगा 1/4, वो आएगा 0.1/40। इसको करते हैं ये मीटर्स में, अभी इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, बनेगा 100/40 सेंटीमीटर, ये 0 और 0 कैंसिल, फोकल लेंथ आएगी 4 1 4 4 4 2 8, यहाँ पे 2 बच्चे 4 2 8, तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन, 2.5 सेंटीमीटर ना, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये असल में 2.5 सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे कहीं पे, हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप ये कैलकुलेशंस फिर भी आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, पावर किसके बराबर 1/, फोकल लेंथ, पावर वहीं से दिया गया है -40, 1/, फोकल लेंथ क्या आएगी 1/-40, ये मीटर्स में अभी तक, तो आज को कन्वर्ट किया हमने यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, तो ये बनेगा 100/40, तो वो कैलकुलेशन आप देखेंगे दैट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, इट इज डायोप्टर, मीटर इनवर्स। An incident ray makes 60-degree angle with the surface of the plane mirror. The angle of refraction is, आपके पास एक प्लेन मिरर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लेन मिरर है आपके पास, वो उसमें पड़ती है एक इंसिडेंट रे, बट ये इंसिडेंट रे बनाती है, यहां पे ध्यान रखेंगे ये इंसिडेंट एंगल नहीं है, ये इंसिडेंट रे बनाती है विद मिरर, दैट ये वाली एंगल है 60 डिग्री, ये रिफ्रैक्ट इसकी रिफ्रैक्शन होगी, सॉरी रिफ्लेक्शन होगी, जरा बोलो ऐसे रिफ्लेक्शन होगी, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अगर ये 60 डिग्री है, जरा बोलो ये टोटल कितनी है, टोटल है 90 डिग्री, जरा बोलो ये वाली एंगल कितनी बचेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 30 डिग्री।
यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, तो इसका आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट इज अ मिरर दैट हैज वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू। कौन सा है? सिंपल सा है, आपने यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, उसमें पढ़ा है आपने कि हम कॉन्वेक्स मिरर को इसलिए साइड पे मिरर यूज करते हैं क्योंकि इसका व्यू जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा वाइड होता है, इसलिए हम इसका क्या है, कौन सा आंसर है? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? सिंपल, क्या है? R इज F अपॉन, तो R इज R इज F अपॉन 2, तो F किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स R। F किसके बराबर आएगा? 2 टाइम्स R। तो इसका ना, सॉरी, R is equal to 2F, या F is equal to R upon 2. Radius of curvature is twice the focal length. Radius of curvature is twice the focal length. तो focal length क्या आएगी? Half of radius of curvature. Next is which of the following statement is true? इनमें से कौन सा statement true है? A convex lens has 4 diopter power having focal length 0.25. कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका पावर पॉजिटिव ही होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे पावर नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉनकेव लेंस है, इसका कॉनकेव लेंस पावर 4 डायोप्टर, ये पॉसिबल नहीं है। कॉनकेव लेंस का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या होती है? वो होती है नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर क्या होगा? पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे पावर क्या होगा? पॉजिटिव। तो पहले तो हम एलिमिनेट ऐसे ही कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या है? पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। कॉनकेव लेंस का पावर पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब इन दो ऑप्शंस में आपने देखना है, ठीक? तो which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? A convex lens has 4 diopter power. पावर वहीं से दिया गया, कितना है? पावर किसके बराबर होती है? 1 अपॉन F। पावर वहीं से दिया गया, 4 is equal to 1 अपॉन F। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किसके बराबर है? 1 अपॉन 4, वो किसके बराबर आएगा? फोकल लेंथ आएगी बराबर 0.25 मीटर। तो मुझे लगता है पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी इसमें करेक्ट ही है, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट, क्योंकि कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव हो सकता है और उसकी फोकल लेंथ क्या? 0.24, तो आई यहां से। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या है? ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ, और सॉरी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या आएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या दी गई है? पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर गलत है, सॉरी, पहला ही आएगा। नेक्स्ट इज if an incident ray passes through the forks, the reflected ray will pass through. अगर इंसिडेंट रे फोक्स के थ्रू जा रही है, जरा बोलो रिफ्लेक्टेड रे कहां की तरफ? ये भी आपने केस एक पढ़ा होगा। इंसिडेंट रे कहां की तरफ जा रही है? फोक्स के थ्रू जा रही है। ये फोक्स के थ्रू जा रही है। आपने ये पढ़ा होगा इंसिडेंट रे जब फोक्स के थ्रू जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां की तरफ जा रही है? ये पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट, an object at a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point. एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा है कॉनकेव मिरर के सामने, क्या रखा है? कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर दूर। कितना दूर? 30 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम द पोल, ठीक? और क्या पाया हमने पाया कि इसकी इमेज भी यहीं पे बनती है, जिस जगह पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी जगह पे इमेज भी बनती है। आपने बताना इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसलिए जरा बोलो, ये वाला पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है तब जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जरा बोलो यहाँ पे फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर। बट ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के केस में हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है
हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम, दोनों कैंसिल होंगे। मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। प्लस की माइनस प्लस आएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी इमेज है? यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज बनेगी तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A current of 0.5 एम्पियर इज, आपके पास एक बल्ब है और इस बल्ब के थ्रू जा रही है करंट कितनी? इस करंट कितनी जा रही है? करंट जा रही है 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है? टाइम है 10 सेकेंड्स और 10 मिनट्स, उसको जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में तो आएगा 600 सेकेंड्स। बात समझ में आई? आपको बताना है कितनी चार्ज यहां से फ्लो हो रही है, तो क्यों आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है करंट किसके बराबर होती है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो मैं लिख सकता हूं आई किसके बराबर? Q अपॉन टी के बराबर। तो Q किसके बराबर? I इंटू टी के बराबर। I तो वहीं से दिया गया है, I कितना है? I वहीं से 0.5 और T वहीं से दिया गया है टाइम 600 सेकेंड। 600 सेकेंड्स तो Q किसके बराबर आएगा? यह आएगा 300 कूलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही आसान है, आप खुद भी बता सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, कौन सा है? वोल्ट तो है, सबसे पहली बात वोल्ट है। अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस याद करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का क्या है? जूल। तो चार्ज का क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज को SI यूनिट क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम भी आ सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जूल कूलम इनवर्स। तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। अब यहां पे ये कूलम है, चार्ज है ना, वर्क अपॉन चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क क्यू किसके बराबर है? करंट इंटू टाइम के बराबर भी है, तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो यह आएगा जूल, आई का एम्पियर, टाइम का सेकेंड इनवर्स, सेकेंड जूल, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं जूल एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज का आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज का आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों करेक्ट है। वोल्ट भी है, वोल्ट को कहते हैं हम जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। यहाँ पे कूलम के यूनिट्स क्या है? ये कूलम चार्ज क्या यूनिट है? चार्ज किसके बराबर होती है? करंट इंटू टाइम। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। टाइम का क्या है? सेकंड। तो मैं इसको ऊपर लेके जाके एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स कर सकता हूं। The amount of work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 24 volt is, आपके पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनके दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहीं से दी गई है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है 24 वोल्ट। आपको चार्ज, amount of work done in moving a charge 2 coulomb, आपको यहां से यहां ले जानी है 2 कूलम चार्ज। आपको पता नहीं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होती है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज पे कितनी वर्क डन करनी पड़ी? तो यहां पे हमने, जब हम एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं तो कितना कितना वर्क डन करना पड़ता है? 24 कूलम, तो 24 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया? 24 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? 24 जूल पर कूलम। मतलब एक कूलम को जब यहां से यहां ले जाएंगे तो उस पर 24 करना पड़ेगा वर्क। दो कूलम पे कितना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात, इसका डबल, तो कितना आएगा? 48 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूं। आपके पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वहीं से बताया गया इनके दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज 24 वोल्ट। कितनी है? 24 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स इज 24 वोल्ट। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक यूनिट चार्ज को ले जाऊं यहां से यहां, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 24 वोल्ट। 24, अगर आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? 24 वोल्ट किसके बराबर है? जूल पर कूलम के। मतलब एक कूलम पे वर्क कितनी है? 24 जूल। जरा बोलो, दो कूलम चार्ज पे कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी? एक पे 24 तो दो पे 48 जूल। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज। अगर आप सोलेनोइड आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास एक सोलेनोइड है तो आपको बताना है इसके इनसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है। तो अगर आपने ये ड्रा किया होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, तो वो ऐसा कुछ होता है।
स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ठीक, इनसाइड। तो इसका मतलब हुआ कि इनसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर एक जगह पे क्या है, सेम यूनिफॉर्म है। तो इसका आएगा आंसर, क्योंकि हर एक जगह पे ये इक्वी डिस्टेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे की बराबर दूरी पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम। आपको पता ही है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, हम कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर होती है तो हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, वीक। और ये भी पढ़ा होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंट होते हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल होती है ना, तो हम कहते हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर किसी जगह पे क्या होता है, सेम। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट को। इट्स इमेज इज फॉरवर्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। इट्स इमेज इज फॉरवर्ड, इसके सामने हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है यहां से, ठीक। इट्स इमेज इज फॉरवर्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब इसकी इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखेंगे, तो इमेज यहां की तरफ बनेगी, इमेज यहां की तरफ बनेगी, कितनी दूर बनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर एग्जांपल यहां पे कहीं पे बन रही है, और ये क्या होगी, ऑब्वियसली ये होगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। इरेक्ट इमेज होगी तो ये यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या है। सिंपल, आपको क्या, आपको मिरर फॉर्मूला का यूज करना है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो पहले आप याद रखेंगे, यहां पे u क्या है, u है -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से यहां की डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस कैसे डिनोट की जाती है, v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। तो v कितनी है, 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो यहां से पोल से लेफ्ट वाली डिस्टेंसेस क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये दो पुट करोगे इसमें, 1/v कितना आएगा, 1/12 - 1/20 इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करोगे तो आपको f मिलेगा। तो ये आएगा 20 - 12 अपॉन 24 240 इज इक्वल टू 1/f। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आएगा 8/240 इज इक्वल टू 1/f। f आएगा 240/8, 8 3s are 24, 8 0 0, तो इसका आएगा 30 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे 20 सेंटीमीटर दूर, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब कि इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज बनेगी तो बिहाइंड द मिरर होगी, और इरेक्ट होगी, इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज क्या बनती है, इरेक्ट इमेज, तो इरेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। मैंने ली माइनस, क्यों, क्योंकि तमाम डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। पोल से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। पोल से वहां की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव और u क्या है, नेगेटिव। पुट करोगे मिरर इक्वेशन में, मिरर फॉर्मूला में, तो आपको फोकल लेंथ मिलेगी। नेक्स्ट, a lens of power 6d is put in a contact with a lens of power -4d। आपके पास दो लेंसेज है, एक की पावर है 6d और दूसरा जो लेंस है उसकी, इसका P1 लिखते हैं, उसका P2 लिखते हैं, उसकी पावर कितनी है, -4d। ऑब्वियसली बात, इसका पावर पॉजिटिव, तो ये कौन सा लेंस होगा, ये होगा कॉन्वेक्स, और इसका ये कौन सा होगा, कॉनकेव। इन दो को हमने कांटेक्ट में रखा है, एक ये और दूसरा ऐसे, इन दो कांटेक्ट में रखा है। आपने बताना है कि कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा, या कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर डिफरेंट टाइप्स के लेंस है तो उनकी पावर को सीधे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे नेट पावर कितना होगा, P1 - P2, या P1 + P2 करोगे तो कितना आएगा, 6d - 4d। तो P नेट कितना आएगा, पावर नेट कितना आया, 2 डायोप्टर। अब पावर 2 डायोप्टर है, पावर वहीं से दिया गया, पावर किसके बराबर है, 1/f के बराबर। पावर कितनी है, 2 इज इक्वल टू 1/f। f किसके बराबर आएगा, 1/2, वो कितना आएगा, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर 0.5 मीटर 0.5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 0.5 × 100 कितना आएगा, वो आएगा 50। तो इसका आंसर आएगा, एक तो ये कन्वर्जेंट लेंस होगा, कन्वर्जेंट लेंस किस, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जेंट लेंस, क्योंकि रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करवाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि नेट पावर कितना है, 2d, वो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि नेट ये जो कॉम्बिनेशन करेगी एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, तो कन्वर्जेंट लेंस बनेगा, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 0.5 मीटर। इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर उसमें, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट,
अब assertion reasons के कुछ क्वेश्चन है, आपके पास दो क्वेश्चन है यहाँ पे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 20 सेंटीमीटर। पहला आपको यहाँ पे बात समझनी है आपको, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन कैसे देना है। आपको दो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपको असर्शन बोला जाएगा और कोई स्टेटमेंट जब बोला जाएगा और उसके सामने नीचे एक और स्टेटमेंट हो, ठीक। पहले स्टेटमेंट में आप देखें, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग अडल्ट, वहां पे लिखा गया है 20 सेंटीमीटर, असल में 20 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन क्या है, वो असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स। फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन इज इन्फिनिटी, तो ये तो रीजन तो करेक्ट है, बट हाँ, तो असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आप ध्यान में रखेंगे इसको कैसे हल करना है। अब आपको पहले दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं और देखना है कि पहले दोनों देखोगे आप ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट। जब वो आपने किया पहले करेक्ट है कि इनकरेक्ट, अगर दोनों करेक्ट हुई या दोनों इनकरेक्ट हुई तो आप अकॉर्डिंगली यहां से ऑप्शन को चूज करोगे। तो पहले दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद इसमें से इन ऑप्शंस में आपने ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पे जब हमने पढ़ा पहला वाला ही करेक्ट इनकरेक्ट था, दूसरा करेक्ट था, तो इसका आंसर हमें मिला ये वाला डी, ठीक। नेक्स्ट इज on a clear summer night twinkling of stars is observed। जब हम क्लियर स्काई होगी तो अब हम देखते हैं स्टार्स जो है वो क्या करते हैं, ट्विंकल। रीजन क्या है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज काज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ स्टार लाइट। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट डिस्पर्शन की वजह से ट्विंकलिंग नहीं होती, किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है। तो रीजन इसमें क्या है, इनकरेक्ट, असर्शन क्या है, ट्रू। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज ट्रू। तो हाँ, असर्शन इज ट्रू और रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स, तो ऑप्शन सी आएगा। तो यहां पे आप ये ध्यान देंगे, अगर दोनों करेक्ट होंगे फिर आपने देखना है कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है कि नहीं, उसी अकॉर्डिंग आपने फिर आंसर लिखना है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम द टुडेज सेशन। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।